हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स अकेडमी। और हमने अभी तक जो पढ़ा है स्टूडेंट्स, उसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं, तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 कूलम चार्ज। यानी अगर मेरे को 1 कूलम चार्ज का फॉर्मेशन करना है तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। अगर मैं +1 कूलम की बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने पड़ेंगे, अगर मैं -1 कूलम की बात करूंगा तो देने पड़ेंगे इसको। तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं। इस क्लास में देखा था कि जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, क्वांटाइज होते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज आएगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। यानी हमारे पास ये फॉर्मूला था स्टूडेंट, जब हम लोग उसका सॉल्यूशन नंबर 1 कर रहे हैं तो हमारे पास ये था कि Q = N के इक्वल होता है। ठीक है, तो Q कितना करना है आपको फॉर्म। फाइनल चार्ज की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 1 कूलम। ठीक है, फाइनल चार्ज हमारे पास कितना है? 1 कूलम। n हमें नहीं पता, वही तो पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आपको 1 कूलम चार्ज का फॉर्मेशन करने के लिए। तो n की वैल्यू हमें नहीं पता, रख दो उस वैसे। E की वैल्यू हमें पता है स्टूडेंट्स, कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये E की वैल्यू होती है। अब क्या करना है आपको, इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। तो n क्या हो जाएगा? 1/1.6 × 10⁻⁻⁹ और स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू जो आती है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आती है। यानी कितना नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10⁻18 जो कि बहुत बड़ा नंबर है स्टूडेंट्स। यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका मतलब 1 कूलम चार्ज जो है वो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर है चीज। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं स्टूडेंट्स। इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन एवरी सेकंड, then how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it। तो सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये क्या कह रहे हैं, आपके पास एक बॉडी है जो कि एक फिक्स रेट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रही है। किस फिक्स रेट से? 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड। इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या मानते हैं? R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? R मान लेते हैं। ये एक रेट ही तो है, इस रेट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं इस बॉडी से। अब हम लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या है? क्वांटाइज है। तो Q = N लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग उसको। इसमें कितना चार्ज का फॉर्मेशन करना है, अभी भी हमें ये बताना है कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले कि 1 कूलम चार्ज का फॉर्मेशन हो जाए। और इसको दूसरे में बताना है कि अगर इस रेट से चार्जेस बाहर निकल रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज आने में, कितना टाइम लगेगा। तो हमें T की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स। तो अब ये बताओ मेरे को Q कितना लाना है? 1 कूलम। फाइनल चार्ज हमें चाहिए यहाँ पे 1 कूलम, तो Q की वैल्यू होगी 1 कूलम। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको देख रहे हैं कितने हैं। तो अभी हम मानते हैं कि जो 1 कूलम चार्ज है स्टूडेंट्स, हमने अज्यूम कर दिया कितने टाइम में आता है? t सेकंड्स में आ जाता है। कितने टाइम में? t सेकंड्स में। तो जो n बनेगा इसमें से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, तो जो n की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं n = R × T। सही है क्या? 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 10⁻90। सपोज करो 5 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो आप क्या कर दोगे? इस टाइम को इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इजेक्ट हुए हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर आपके पास टाइम पता है आपको कि कितना टाइम लगा, तो उस टाइम को इस रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इजेक्ट हुए हैं हमारे पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया? n हो गया R × T। R कितना है? 10⁹ ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। और जो T है वो T सेकंड ही हमारे पास है ना, इसको हमने सेकंड में लिया। जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम स्टूडेंट्स। तो यहाँ से कूलम से कूलम गया, और जो T की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो हो जाएगी 1/1.6 × 10⁻⁻⁻10
सेकेंड, तो ये 10 टू द पावर 10 ऊपर आ गया डिवाइडेड बाय 1.6 सेकेंड। तो स्टूडेंट सेकेंड में कितनी वैल्यू है, तो इतना ज्यादा टाइम लगेगा, यानी 1 कूलम चार्ज का फॉर्मेशन होने में इस रेट से, ये रेट भी मतलब कम नहीं है, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद भी इतना टाइम लगेगा, इतने सेकंड्स लगेंगे, 10 टू द पावर 10 अपॉन 1.6। अगर मैं इसको ईयर्स में कन्वर्ट करता हूं स्टूडेंट्स, तो ये 198 ईयर्स होते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1 कूलम जो है वो कितनी बड़ी क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, the sum of 2 coin charges is 7 microcoulomb, they repel each other with a force of 1 newton when kept 30 centimeter apart in free space, calculate the value of each charge। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्या करना है हमें इसमें, देखो क्या दे रखा है, पहले गिवन क्या क्या है आपको बोलिए। सबसे पहले इसने दे रखा है कि Q1 plus Q2 कितना है, वो है हमारे पास 7 माइक्रोकूलम। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको क्या क्या गिवन है पहले को लिख दिया गया, तो उससे थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये 7 माइक्रोकूलम, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 × 10 टू द पावर -6 कूलम। क्या बोल रहा है आगे, इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये रिपल्सिव फोर्स, इस फोर्स की वैल्यू कितनी है 1 न्यूटन। इसके बाद में इनके बीच में जो सेपरेशन है स्टूडेंट्स वो 30 सेंटीमीटर, तो सेपरेशन वो कितना है 30 सेंटीमीटर। इसको मैं 0.3 भी लिख सकता हूँ मीटर में कन्वर्ट करके। हम अभी पूछ रहे हैं कि जो चार्जेस हैं यानी Q1 और Q2 उनकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, सेपरेटली आपको बता दूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें Q1 और Q2 की वैल्यू चाहिए। सो अब क्या करना है, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, कि Q1 Q2 अपॉन r²। जो जो गिवन है वो रखते हैं आप। F की वैल्यू कितनी है 1 न्यूटन, मैं यूनिट नहीं लगा रहा हूँ। K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 टू द पावर 9 Q1 Q2। अगर स्टूडेंट्स Q1 plus Q2 इतना है तो इसको किसी एक ही वेरिएबल में रहने दें। आप चाहें तो इसको Q1 रख रहे हैं तो Q2 को Q1 की टर्म में कन्वर्ट करें, तो Q1 को अगर Q1 की रख रहे हैं आप, है ना, तो Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 7 × 10 टू द पावर -6 माइनस Q1, ठीक है, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब या फिर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो 1 मिनट इसको ऐसे रहने दें, Q1 Q2 रहने दें स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दें। R की वैल्यू कितनी है 0.3, तो इसका स्क्वायर कर दें। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास Q1 Q2 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 0.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 × 10 टू द पावर 9, ये इधर गया ये नीचे आया, ठीक है। तो ये हमारे पास 0.09 डिवाइडेड बाय 9 × 10 टू द पावर 9, तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर -11, क्योंकि आप क्या करोगे इसको 9 × 10 टू द पावर -3 लिखोगे और ये हो गया 9 × 10 टू द पावर 9, ये गया ये ऊपर आएगा तो 10 टू द पावर -11 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 10 टू द पावर -11 ये हो गया हमारे पास Q2। आपके पास Q1 plus Q2 गिवन है स्टूडेंट्स, आपके पास प्रोडक्ट भी आ गया। तो क्या हमें चाहिए, अगर मेरे को Q1 plus Q2 गिवन है और Q1 minus Q2 आ जाए तो मैं Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स a plus b स्क्वायर, जो है a minus b का होल स्क्वायर अगर मुझे बनाना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इनइक्वालिटी होती है हमारे पास ये a minus b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a plus b होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या गिवन है, Q1 plus Q2 गिवन है, Q1 plus Q2 गिवन है, मेरे पास Q1 Q2 भी गिवन है, ठीक है, वैल्यू आ गई। तो आप क्या रखें, a और b की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएंगे Q1 और Q2 आ जाएंगे। तो अगर मेरे को Q1 minus Q2 का होल स्क्वायर निकालना है तो Q1 plus Q2 होल स्क्वायर माइनस 4Q2। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग वैल्यू रख देंगे, कितना है 7 माइक्रोकूलम, 7 × 10 टू द पावर -6, ये हो गया हमारे पास 49 × 10 टू द पावर -12 माइनस 4 Q1 है ना। Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 10 टू द पावर -11। इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर दूं तो 49
into 10 to the power minus 12 माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 40 into 10 to the power minus 12, 40 into 10 to the power minus 12, फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट्स 9 into 10 to the power minus 12 इसका q1 minus q2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये q1 minus q2 का होल स्क्वायर इतना है। अगर हमें q1 minus q2 चाहिए स्टूडेंट्स तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर लें। तो स्क्वायर रूट से आपके पास q1 minus q2 की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो 3 into 10 to the power minus 6 कूलम आएगी। q1 minus q2 हमारे पास कितना आ गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 10 to the power minus 12 का 10 to the power minus 6। q1 minus q2 कितना है आपके पास, q1 plus q2 कितना आता है स्टूडेंट्स 7 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके आप q1 और q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब q1 की वैल्यू स्टूडेंट्स आएगी 5 माइक्रोकूलम और q2 की वैल्यू आएगी 2 माइक्रोकूलम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास a three metric ball A of 8 gram carries a positive charge of 5 into 10 to the power minus 8 coulomb. What must be the nature and magnitude of the charge that should be given to a second metric ball B fixed 5 cm below to ball A so that ball A is stationary? तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास दो बॉल हैं, बॉल A एंड बॉल B। तो जो बॉल A है उसका जो आपके पास मास है वो 8 ग्राम है और उसका जो चार्ज है स्टूडेंट्स वो 5 into 10 to the power minus 8 कूलम है। अब इसके नीचे एक सेकंड मेट्रिक बॉल रखी जाती है, कितनी सेपरेशन पे, 5 सेंटीमीटर पे। तो ये जो सेकंड बॉल है उसको मैं कितना चार्ज प्रोवाइड करूं कि जिससे बॉल एक स्टेशनरी रह जाए, यहीं की यहीं रहे स्टूडेंट्स, हवा में। ठीक है, तो मेरे को बॉल बी को कितना चार्ज प्रोवाइड करना पड़ेगा, कैसे रह सकती है यहाँ पे, तो देख लेते हैं एक बार। तो स्टूडेंट्स इसका जो वेट है वो कितना लगेगा, डाउनवर्ड। अब अगर ये यहीं पे ही है इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0। नेट फोर्स 0 कब हो सकता है, जब नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू नेट अपवर्ड फोर्स। नेट अपवर्ड फोर्स कब हो सकता है स्टूडेंट्स, कहां से आएगा, अगर मैं इसको चार्ज दे रहा हूं तो उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन सकता है। लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ऊपर ही कब लगेगा, जब इसका चार्ज और इसका चार्ज क्या हो, सेम हो। सेम चार्ज होगा तभी फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। रिपल्सिव फोर्स होगा तो किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, यानी ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो ये हमने पॉजिटिव चार्ज है हमारे को गिवन है कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कंडीशन में Q2 की जो पोलैरिटी होगी वो पॉजिटिव होगी। एक बात तो हमें समझ आ गई। नेक्स्ट इसका मैग्नीट्यूड हमें पता करना है। तो मैग्नीट्यूड पता करने के लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकालना होगा। यानी यहाँ पर क्या है, A जो है वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब है इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, यानी जितना डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है उतना ही अपवर्ड फोर्स लग रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, mg। अपवर्ड फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बैलेंस कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास Q2 की वैल्यू निकल सकती है स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल्स टू mg। F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू mg। K की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 9 into 10 to the power 9। Q1 की वैल्यू कितनी है, 5 into 10 to the power minus 8 कूलम। Q2 हमें नहीं पता, Q2 की लिखो R स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स, 5 सेंटीमीटर। इसको मैं 0.05 या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 5 into 10 to the power minus 2 मीटर लिख सकते हैं इसको, इसका होल स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, mg के इक्वल है। m कितना है आपके पास, 8 ग्राम। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 8 into 10 to the power minus 3 लिख सकते हैं। g कितना है, 10 ले लेते हैं एक बार। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q2 is equals to 8 into 10 to the power minus 2। ठीक है, इसको उधर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 into 10 to the power minus 4 और इस न्यूमरेटर को उधर ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में चल जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 into 5 45 हो गया और इधर ये 10 की पावर 1 बचा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 10 ही बचा। इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास कितना आ जाएगा, 25 into 8 that is 200 into 10 to the power minus 6 और
यहाँ पे कितना हो गया 45 इंटू 10, ये भी चल गया 5 का इधर 4 और ये 9, तो स्टूडेंट्स ये आ गया मेरे पास 4/9 इंटू 10 टू द पावर -6। फाइनली इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आता है 4.36 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास Q2 की वैल्यू आ गई, और साथ में हमें ये भी पता है कि कैसा है पॉजिटिव चार्ज, तो नेचर भी हमने पता कर लिया और मैग्नीट्यूड भी पता कर लिया, तो हमारा ये आंसर आ चुका। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, two similarly equally charged identical metal spheres A and B repel each other with a force of 2 into 10 to the power -5 Newton. A third identical sphere C is touched to A, then placed at the midpoint between A and B. Calculate the net electrostatic force of C. तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, दो मेटलिक स्फीयर है, आइडेंटिकल है ना, A और B, इनके ऊपर जो चार्ज है स्टूडेंट्स वो ऐसा है कि सेम है, ठीक है, आइडेंटिकल है, मतलब इनकी जो शेप है वो भी सेम है, और साथ में इनके पास जो चार्ज है स्टूडेंट वो भी सेम है, और ये कहाँ पे रखे हुए हैं, एयर पे रखे हुए, ठीक है, और जो फोर्स लग रहा है इनके बीच में वो कितना है 2 into 10 to the power -5 न्यूटन। तो ये हमारे पास क्या हो गया केस 1। तो केस 1 है, इसमें हमने माना कि इनके बीच की जो सेपरेशन है वो r है, और उनके ऊपर जो चार्ज है स्टूडेंट अगर ये q है तो ये भी q ही होगा, तो जो फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा k q1q2, ठीक है, q1q2 अपॉन r², तो ये हो गया हमारे पास k q² अपॉन r², ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि q1 की वैल्यू भी q है, q2 की वैल्यू भी q है, तो q1 into q2 यानी q² हो गया, तो ये फोर्स की जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स वो k q² अपॉन r², इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नेक्स्ट केस ले लें स्टूडेंट्स हम लोग, नेक्स्ट सिचुएशन में इसने क्या बोला, एक थर्ड मेटलिक स्फीयर है जो कि आइडेंटिकल है, यानी रेडियस तीनों की सेम है, थर्ड स्फीयर है, ठीक है, इसको क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, ए के साथ टच किया जाता है, ए के साथ टच करने के बाद इनके मिड पॉइंट पे इसको रख देते हैं। तो अब आप ये बताओ कि जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है सी के ऊपर वो कितना लगेगा, ठीक है, तो क्या किया, सबसे पहले इसने आपके पास सी मेटलिक स्फीयर है, इसको हम लोग टच कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको ए के साथ टच किया, तो पहले कितना चार्ज था ए के ऊपर, ए के ऊपर स्टूडेंट q चार्ज है, जब इसकी टचिंग होगी तो ये चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा और कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, यानी इसके पास कितना रह जाएगा स्टूडेंट्स q/2 चार्ज हो जाएगा, और इसके पास भी कितना रह जाएगा q/2। अब क्या किया, इस c को उठाया और इसके मिड पॉइंट पर रख दिया, तो अब जो नेक्स्ट सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट्स वो ऐसी है, a और b आपके पास स्फीयर है, c भी एक स्फीयर है, तीनों आइडेंटिकल हैं, लेकिन तीनों के पास जो चार्जेस हैं वो अलग अलग है, इसके पास q/2 है, इसके पास भी q/2 चार्ज है, लेकिन इसका जो चार्ज है वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको ये बताना है कि जो c है इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a का c के ऊपर फोर्स लिखना पड़ेगा, b का c के ऊपर फोर्स लिखना पड़ेगा, फिर आप इन दोनों फोर्सेस का क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, तो इससे आपको नेट फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a और c के ऊपर फोर्स निकालेंगे स्टूडेंट्स। आप ये बताओ, जब चार्जेस आइडेंटिकल हैं, है ना, तो a से c के ऊपर जो चार्ज आया है वो सेम ही तो चार्ज है, यानी अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हुआ तो ये भी नेगेटिव होगा, तो सेम चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स वो कैसा होगा, रिपल्शन, है ना, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो ये फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसको ऐसा समझ सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, FCA, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। अब बताओ B जो C के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो किधर लगेगा, इधर लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि इसकी पोलैरिटी इसकी पोलैरिटी सेम है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड भले डिफर कर रहे हैं लेकिन पोलैरिटी सेम है, तो रिपल्सिव फोर्स होगा, ये किधर होगा स्टूडेंट्स, इधर होगा, इसको हम लोग बोल रहे हैं FCB, फोर्स ऑन C ड्यू टू B। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, FCA का मैग्नीट्यूड आपको निकालना पड़ेगा, FCB का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, फिर आप देखेंगे कि जो नेट फोर्स होगा, अच्छा इसमें कितना एंगल है स्टूडेंट, 180 डिग्री, तो जो नेट फोर्स होगा वो लार्जर फोर्स के इनवर्स होगा स्टूडेंट्स, तो आपको देखना है लार्जर फोर्स कितना है और जो नेट फोर्स होगा वो दोनों का डिफरेंस होगा। तो
तो आप पहले तो ये बताएं FCA की वैल्यू कितनी है। फोर्स ऑन C ड्यू टू A K Q1 2, तो पहला वाला चार्ज कितना है Q/2, A के ऊपर कितना फोर्स है, सॉरी कितना चार्ज है Q/2, C के पास कितना चार्ज है Q/2, डिस्टेंस कितनी होगी स्टूडेंट R/2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस के हाफ होगा क्योंकि मिड पॉइंट पे रखा हुआ। तो यहां से देखेंगे ये हो गया हमारे पास A Q²/4 डिवाइडेड बाय R²/4, 4 से 4 कैंसिल स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास A Q²/R², ये FCA की वैल्यू है। नेक्स्ट FCB निकाल, तो FCB कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स K Q1 कितना है Q/2, Q2 कितना है Q अपॉन कोई डिस्टेंस हो R/2, तो ये हमारे पास आ गया A Q²/2 R²/4, इसकी वैल्यू होगी स्टूडेंट 2 K Q²/R²। अब बताएं मेरे को FCA बड़ा है या फिर FCB बड़ा है, K²/R² दोनों में कौन है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा यानी ये लार्जर मैग्नीट्यूड का है, तो आपके पास जो नेट फोर्स आएगा स्टूडेंट्स वो इस डायरेक्शन में आएगा F नेट, और कितना होगा दोनों का डिफरेंस यानी 2 K²/R² में से अगर आप K²/R² को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको नेट फोर्स मिल जाएगा। तो F नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स FCB माइनस FCA यानी 2 K² माइनस K² दैट इज K²/R²। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फाइनल आंसर आया K²/R²। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें नहीं गिवन क्योंकि Q की वैल्यू भी नहीं पता, R भी नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज स्टार्टिंग में दी थी, यहाँ पे जो फोर्स लगा था केस नंबर 1 में इसकी वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू थी 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। स्टार्टिंग में देखो कितनी वैल्यू, ये F का है और F की वैल्यू कितनी है K²/R², यानी K²/R² की वैल्यू 2 × 10⁻⁵ न्यूटन है। तो यहाँ पर भी सेम एक्सप्रेशन बन रहा है, तो ये वाली वैल्यू भी स्टूडेंट कितनी हो जाएगी 2 × 10⁻⁵ न्यूटन, यानी फोर्स अभी भी वही लगेगा जो A और B के बीच में लग रहा था। ठीक है।